नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बंगाल में बीजेपी जीत के करीब पहुंचने लगी है। बीजेपी ने जीत की तैयारी भी शुरू कर दी है। रुझानों से ही बीजेपी इतनी आश्वस्त हो गई कि खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी शाम के वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वोटों की गिनती शुरू होते ही बीजेपी ने रुझानों के हर दौर में बढ़त बना ली और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता से दूर जाती दिखने लगी। बंगाल के नतीजों को लेकर जो एग्जिट पोल हुए उनमें से 4 या 5 में बीजेपी की जीत बताई गई और उस पर कई लोग सवाल उठाने लगे कि बीजेपी बंगाल में नहीं जीत सकती। लेकिन एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं। हो सकता है किसी की सीट गलत हो नंबर में, मगर बीजेपी के सत्ता में आने का ट्रेंड आमतौर पर एग्जिट पोल का सही साबित होने जा रहा है। क्या आगे की गिनती में यह ट्रेंड बदल जाएगा? आमतौर पर माना जाता है कि 11 बजे के बाद का ट्रेंड बहुत नहीं बदलता। कुछ सीटों पर बदल सकता है, हार और जीत में, मगर ट्रेंड में बदलाव नहीं आता। बीजेपी 11:30 बजे के बाद 180 सीटों पर रुझानों के अनुसार आगे चल रही थी। बड़ा नंबर है। यहां से टीएमसी के लिए जीत हासिल करना या वापसी करना मुश्किल लग रहा है। 5 राज्यों के चुनावों में बंगाल के चुनावों की हर तरह से समीक्षा की गई है। एक एक सीट का समुदाय के हिसाब से विश्लेषण हो चुका है। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार बनाम बंगाल का मुद्दा बनाया, बाहरी बनाम बंगाल का मुद्दा बनाया, हिंदी बनाम बांग्ला का मुद्दा बनाया। चुनावी चर्चाओं में आपने सुना भी होगा कि राज्य का दौरा करने वाले कई सारे अनुभवी एक्सपर्ट कहने लगे कि इस बार के चुनाव में भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्ला भाषा पहचान का सवाल है। लेकिन रुझानों के किसी दौर में नहीं लगा कि ममता बनर्जी को इसका फायदा हो रहा है। हर दौर में बीजेपी टीएमसी को टक्कर देती नजर आ रही थी। चुनावी आंकड़ों के जानकार कहते हैं अभी गिनती पूरी नहीं हुई, बाकी है। यह ठीक बात भी है सैद्धांतिक तौर से, लेकिन अभी तक का हाल यह भी दिखा रहा है कि बीजेपी सत्ता की दावेदार बन चुकी है। ममता बनर्जी के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। शायद चुनावी एक्सपर्ट सदमे में हैं कि उनकी भविष्यवाणी या भरोसा गलत साबित होने जा रहा है। कई लोग राज्य का दौरा करने के बाद दावा करने लगे कि ममता बनर्जी आसानी से जीत रही हैं। बीजेपी बहुत से बहुत 90 या 100 सीटों तक पहुंचेगी, मगर रुझानों में बीजेपी 180 सीटों पर आगे है। टीएमसी ने भी बढ़ चढ़कर दावा किया कि वही जीत रही है। बीजेपी के जीतने का सवाल नहीं, मगर बीजेपी भी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार बनाने का दावा करते रहे। उनके दावे को संदेह के साथ देखा गया और इस सवाल के साथ कि अगर यह संभव होगा तो इसमें केंद्रीय एजेंसियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। चुनाव आयोग की भूमिका को भी कई तरह के संदेहों के साथ देखा गया। शुवेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ा है, वो शुरू से कहते रहे कि 180 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 12 बजे के आसपास के रुझानों में बीजेपी 180 सीटों पर आगे है। टीएमसी खिसककर 105 सीटों पर आ गई है। और अब एक सूचना, राजनीति में ही नहीं जीवन में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बंगाल के चुनावों के रुझानों ने सबको चौंका दिया है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। चुनावी नतीजों की तरह जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। कब जिंदगी यू टर्न ले ले और एक पल में ही सब बदल जाए, तब इंसान केवल अपनी तैयारियों के सहारे ही बच सकता है। क्या आपने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कोई तैयारी की है? क्या आपने अपने और परिवार के फ्यूचर की तैयारी की है? क्योंकि अपने घर में आप ही वो लीडर हैं जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसके हर फैसले पर टिका है परिवार की सुरक्षा। इस मामले में आप फेल नहीं हो सकते हैं। सुरक्षा का वादा अधूरा ना रह जाए, इसलिए इसकी तैयारी करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मामूली सी बीमारी होने पर भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। कई बार एक दिन के हॉस्पिटल का खर्च भी लाखों तक में चला जाता है और दुर्भाग्यवश कोई अनहोनी हो गई तो आपका परिवार असहाय अवस्था में दर दर भटकने को मजबूर हो सकता है।
यही कारण है कि आज हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना हर इंसान की जरूरत बन गई है। सिर्फ 400 से 500 रुपए प्रति महीने में आने वाले ये हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ना सिर्फ आपके इलाज के पैसे बचाते हैं, बल्कि आपके पूरे परिवार को करोड़ों तक का कवरेज दे सकते हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर रखते हैं। अगर आप भी अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आज ही हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। ऑनलाइन लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कमाल की बात है कि जिस राज्य में सबसे अधिक एक्सपर्ट गए, उसी राज्य में उनमें से कई एक्सपर्ट गलत साबित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को केंद्र की शक्तियां बनाम ममता का रूप दिया गया और देखा भी गया कि एजेंसियों ने किस तरह से बंगाल पर धावा बोला। 2.5 लाख से अधिक केंद्रीय जवानों की तैनाती हुई। एसआईआर ने बंगाल चुनाव की तस्वीर पहले से लिख दी थी, मगर ममता हर स्तर पर लड़ती रहीं और जीत का दावा करती रहीं। क्या वे अति आत्मविश्वास का शिकार हुई या वही आशंका साबित हुई जो एसआईआर के कारण पहले से की जा रही थी? केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के तमाम दस्तावेज पब्लिक में मौजूद हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि टीएमसी ने इस चुनाव को लड़ा तो खूब, कहीं भी और किसी भी दौर में हताश नहीं लगी। बंगाल के चुनाव की लड़ाई ऐसी थी कि उसी कारण सबकी नजर गई कि ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ लड़ते जा रही हैं, वरना एक बड़ा राजनीतिक बदलाव तमिलनाडु में भी हो रहा था। वहां पर विजय एक नए नेता के रूप में उभर रहे थे। उनकी नई पार्टी टीवीके, डीएमके और एआईएडीएमके को पछाड़ रही थी, मगर उससे भी ज्यादा ध्यान बंगाल ममता और बीजेपी पर रहा। ममता बनर्जी ने हमेशा दावा किया कि वे आसानी से जीत रही हैं, 200 से अधिक सीटें आएंगी, लेकिन दिन के 11 बजे तक 12 बजे तक बीजेपी टीएमसी से बहुत आगे निकल गई और बीजेपी के नेता कहने लगे, वजह बताने लगे कि किस तरह से क्यों जीत रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के हिंदुओं ने ममता को हरा दिया। पोस्टल बैलेट के समय बीजेपी ने जब बढ़त बनाई तो कहा गया 2021 में भी ऐसा ही हुआ, मगर चुनाव तब टीएमसी जीती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ईवीएम खुलते ही बीजेपी टीएमसी को चैलेंज करने लगी। ममता बनर्जी हार की तरफ बढ़ने लगी और बीजेपी जीत की तरफ। इसमें एसआईआर एक बड़ा सवाल है। आप उससे जुड़े सवालों को, अगर आप लोकतंत्र चुनावों के प्रति गंभीर हैं और उसे गंभीरता से देखते हैं, तो गायब नहीं कर सकते। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा था कि इस तरह से वोट काटे गए हैं जहां पर टीएमसी जीतती रही है और वोट काटने के बाद उसे बड़ा नुकसान होगा ही। योगेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर ने वोटर लिस्ट के क्यूरेशन का विकल्प दिया है, नया विकल्प। पहले लोग सरकार चुना करते थे, अब सरकारें चुन सकती हैं कि कौन उन्हें वोट करेगा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कई बार कोर्ट गईं और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला भी आया जो बताता है कि वो सही सवालों को लेकर लड़ रही थीं। चुनाव आयोग को लेकर कोर्ट गईं और कई बार उनके पक्ष में कोर्ट ने भी फैसला दिया। बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है, उस पर नतीजे से पहले काफी कुछ लिखा जा चुका है और इन शक्तियों का इस्तेमाल भारत के चुनावी लोकतंत्र की समझ को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। उसे देखने का जो नजरिया है हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के रुझानों के अनुसार जब बंगाल में बीजेपी 152 सीटों पर आगे दिख रही थी, 12 बजे के आसपास तो 180 सीटों पर चली गई, तब टीएमसी 104 पर दिख रही थी। 10 बजे के आसपास कहा जा रहा था कि 12 बजे तक यह हालात बदलेगा, लेकिन 12 बजे यह गैप और बढ़ गया। बीजेपी 180 और उससे पार रुझानों में आगे जाने लगी। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 147 सीटें चाहिए। बीजेपी 180 के आसपास नजर आ रही है, उससे भी आगे रुझानों के अनुसार। 11 बजे के बाद के ट्रेंड में, 12 बजे के बाद के ट्रेंड में कोई व्यापक बदलाव नहीं हुआ। यहां से ममता बनर्जी के लिए कमबैक करना मुश्किल है। टीवी चैनलों पर ममता बनर्जी की हार की घोषणा हो चुकी है और इसी के बीच ममता बनर्जी ने एक वीडियो बयान जारी किया है और कहा है कि उन्होंने पहले ही बताया था कि शुरुआती दौर में बीजेपी की बढ़त दिखाई जाएगी, मगर बाद के दौर में तृणमूल आगे निकल जाएगी। क्या अब भी ऐसा होने की उम्मीद है?
ममता बनर्जी ने बांग्ला में जारी अपने इस बयान में कहा है, कई दौर की गिनती बाकी है और अभी 3-4 दौर की ही गिनती हुई है, 13 से 14 दौर की गिनती अभी होनी बाकी है। क्या ममता बनर्जी का यह विश्वास सच में बदल पाएगा? रुझानों में पिछड़ जाने के बाद भी ममता बनर्जी का इस तरह से बयान जारी करना बड़ी बात है कि अभी भी 13-14 दौर की गिनती बाकी है और नतीजों का इंतजार कीजिए। तब जब ममता बनर्जी की हार का ऐलान टीवी चैनलों पर कर दिया गया है, ममता बनर्जी अपनी जीत के दावे को लेकर खड़ी हैं, टिकी हुई हैं। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। एक बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट हैं जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? बंगाल की जीत बीजेपी के लिए और उसकी राजनीति के लिए बहुत बड़ी जीत है, भावनात्मक रूप से, विचारधारा के रूप से भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के नेता अपने आराध्य मानते रहे हैं और उनका नाम हर भाषण, हर प्रसंग में लेते रहे, मगर बंगाल में बीजेपी को कभी सफलता नहीं मिली। विधानसभा के चुनाव में वह दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बन गई, मगर ममता बनर्जी को नहीं हरा पाई। लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, मगर हर चुनाव में बीजेपी एक ताकत के रूप में नजर आ रही थी। सीपीएम और कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी थी और बीजेपी ने टीएमसी के सामने खुद को खड़ा कर लिया था। शायद टीएमसी को लगा होगा कि 2 बार विधानसभा चुनाव में हराने के बाद इस बार भी बीजेपी को हरा देंगे, मगर टीएमसी भी यह जान रही होगी कि इस बार का मुकाबला बीजेपी प्लस केंद्रीय शक्तियों से भी है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के भीतर भले ना हो, मगर उनकी हार इंडिया गठबंधन के लिए गहरा आघात है। जब उनकी जीत को लेकर यह बात कही जा रही थी कि अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो विपक्ष को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा, बीजेपी का राजनीतिक बिखराव शुरू होगा, तो जाहिर है ममता बनर्जी के हारने के बाद अब यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो 2024 के बाद अलग तरीके से बिखरने लगा था, अब मनोवैज्ञानिक रूप से भी बिखर जाएगा। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। 2014 के बाद 2017 में यूपी में उसकी जीत बड़ी मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने कई विधानसभा चुनाव जीते। बंगाल की जीत उन सभी चुनावों में, विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। यह जीत 2014 से लेकर 2026 के बीच बीजेपी की सभी चुनावी जीत में बड़ी मानी जाएगी। कई विद्वानों ने कहा कि बंगाल में गणित ऐसा है कि बीजेपी के लिए संभव ही नहीं। स्वामीनाथन अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख दिया और नतीजे के दिन यह लेख छपा और उन्होंने बताया कि बंगाल में भाषा एक बड़ा मुद्दा है, डेमोग्राफी ऐसी है कि बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं। उनका लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा और नतीजे के दिन रिजल्ट ठीक इसके उल्टा हुआ। जबकि स्वामीनाथन अय्यर चुनाव के दौरान बंगाल का दौरा कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने लिखा 2024 के चुनाव में बीजेपी को केंद्र की राजनीति में बहुमत नहीं मिली। उसके बाद से उसके पतन की कहानी बांटी जाने लगी, मगर बीजेपी ने 2024 के झटके से खुद को उबार लिया है। वैसे तो उसने महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत से ही उबार लिया, मगर दोनों राज्यों में चुनाव को वोट चोरी से जोड़कर देखा गया। कई तरह के संदेह पैदा हुए और उन सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। बंगाल की जीत ने 2024 के बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया।
बीजेपी यहां से 2024 से पूरी तरह से उबर चुकी है। 2024 उसके लिए एक खराब इतिहास, खराब दौर बनकर कहीं दूर जा चुका है। ममता बनर्जी की हार इंडिया गठबंधन की हार के रूप में देखी जाएगी। विपक्ष का राजनीतिक भविष्य सत्ता से बहुत दूर नजर आने लगा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्रीय शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है, क्या अब विपक्ष, जिसे राजनीतिक चंदा भी नहीं मिलता, मीडिया में भी स्पेस नहीं है और संगठन के स्तर पर नए लोग नहीं जुड़ रहे, संगठन नहीं है, वह 2029 के चुनाव के लिए तैयार हो पाएगा, वो नए तरीके से खड़ा कर पाएगा? इस वक्त देखने वाले यही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, असंभव है। विपक्ष अपनी कमजोरियों में सुधार नहीं कर रहा था, वह अपनी जीत के अहंकार में बहता जा रहा था और बीजेपी अपनी कमजोरियों से लड़ रही थी। साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का SIR का फॉर्मूला सबके सामने आ रहा था। आप इन दो बातों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2024 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक शक्ति के रूप में नजर आए, जब कांग्रेस, ठाकरे और NCP के गठबंधन ने बीजेपी को महाराष्ट्र में अच्छी टक्कर दी। मगर विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। क्या वहां से उद्धव ठाकरे 2029 के चुनाव में उठ पाएंगे? अभी लगता नहीं। दक्षिण में अब DMK हार गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिखर चुकी है। इंडिया गठबंधन में भले ममता बनर्जी सीधे तौर पर शामिल ना हो, मगर संसद की गतिविधियों में उनकी पार्टी गठबंधन के साथ ही दिखती थी। इस हार के बाद विपक्ष को तगड़ा झटका लगेगा। TMC के बारे में ये एक नजरिया था कि ये एक पार्टी वाली पार्टी है, इसके कार्यकर्ता जमीन पर हैं, अगर ये लड़कर हरा सकती है तो इसके मॉडल पर दूसरे राज्यों में भी विपक्ष अपना मॉडल बना सकता है। मगर विपक्ष के पास TMC का मॉडल एकमात्र बचा था, जो अब ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी अपनी इस जीत को वैचारिक, भावनात्मक जीत के रूप में देखेगी। बीजेपी ने बिहार में अपनी सरकार बनाई अपने नेतृत्व में, नीतीश कुमार को एक तरह से इतनी आसानी से हटाया, किसी प्रकार की उसे चुनौती नहीं मिली, और बंगाल में अब बीजेपी की सरकार होगी। असम में बीजेपी वापसी कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मगर असम भी उसके लिए बहुत बड़ा राज्य है। फिर भी असम इस वक्त बड़ी खबर नहीं, तमिलनाडु है और सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल है। असम और पश्चिम बंगाल के बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी को घुसपैठ की राजनीति में बड़ी जीत मिली है। घुसपैठ को लेकर बड़ा मुद्दा बनाती रही। हालांकि SIR में के बाद चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि कितने घुसपैठिए मिले हैं। 27 लाख लोग जिनके नाम काटे गए, उनके नाम इसलिए नहीं काटे गए कि घुसपैठिए थे, किसी के नाम में स्पेलिंग की गलती थी, किसी और वजह की गलतियां थीं, त्रुटियां थीं, और भी ज़्यादा संख्या में सही लोगों के नाम कटे हैं। तो इस तरह से असम और बंगाल में बीजेपी को जीत मिली। झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन झारखंड में बीजेपी हार गई थी। असम और बंगाल की जीत बीजेपी को पूरब में बिहार, यूपी, बिहार, असम और उसके आगे के सभी राज्यों में बीजेपी की मजबूती उसे एक नए फलक पर पहुंचा रही है। 5 राज्यों का यह चुनाव पहले की चर्चाओं में बीजेपी का नहीं लग रहा था। जो एक्सपर्ट बोल रहे थे, तरह तरह के चैनलों में आकर बोल रहे थे, वो इस तरह से देख रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को असम में 1 जीत मिलेगी और बाकी 4 अलग अलग पार्टियों को मिलेगी। मगर बंगाल की जीत के बाद 5 राज्यों का यह चुनाव बीजेपी का चुनाव हो गया है। इस चुनाव के नतीजों का चेहरा बीजेपी बन गई है। बंगाल की जीत सारी हेडलाइन पर भारी पड़ने वाली है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को कई सीटों पर हराया है। SIR की भूमिका है, 27 लाख लोगों के नाम काट देने की भूमिका है, केंद्रीय बलों की भूमिका है। बंगाल के बारे में कहा जा रहा था कि वहां की जनता SIR से नाराज है, काफी परेशान हुई, केंद्रीय बलों की तैनाती से नाराज है। उनका वोट इस कारण बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। जो लोग, मैं तो कभी जमीन पर अब नहीं जाता, लेकिन जो लोग जा रहे थे वही उनमें से ज्यादातर ये दावा कर रहे थे। हालांकि यह बात भी सही है कि जमीन पर जाने वाले कुछ लोगों ने कहा था कि बीजेपी TMC को टक्कर दे रही है, और नतीजे में उन लोगों की बात सही साबित हुई जो कम थे संख्या में कहने वाले, मगर कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी।
मतदान के दिन तक चुनाव आयोग पर जिस तरह के सवाल उठे हैं और कोर्ट में सही पाए गए हैं, आप उन सवालों को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं हैं और ये लापरवाही किसी भी तरह से ठीक नहीं। बंगाल की जीत बीजेपी की जीत जरूर मानी जाएगी, मगर उसकी जीत केवल बीजेपी की नहीं मानी जाएगी। और भी अतिरिक्त कारण हैं जो ममता बनर्जी के पास नहीं थे, हो भी नहीं सकते थे। आज जीत के दिन उन सारी बातों को भुलाया नहीं जा सकता। पूरे चुनाव के दौरान सबने देखा कि बंगाल में चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय एजेंसियों और बलों को लेकर किस तरह की बातें हो रही थी। अभी आंकड़ों के एक्सपर्ट बताएंगे प्रतिशत में, जहां पर वोट कटा वहां पर नतीजा कैसे बदला है। ममता बनर्जी हारी हैं या ममता को किसी भी तरह से हरा दिया गया, यह सवाल भी सबके सामने रहना चाहिए। लेकिन सत्ता बीजेपी के पास रहेगी। अपनी सीट भवानीपुर में ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, लेकिन प्रमुख सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर में बीजेपी के दीपक कुमार हालदार लीड कर रहे हैं। हिंगलगंज की सीट पर बीजेपी ने आरजीकर पीड़िता की मां को टिकट दिया, वे लीड कर रही हैं। बहरामपुर में भी बीजेपी के सुब्रत मैत्रा लीड कर रहे हैं। डोमकल की सीट पर लेफ्ट आगे है। उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है, उनकी संख्या 85 बताई जाती है। यहां 2021 में टीएमसी 85 में से 75 जीती थी। इस बार बताया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारा है, उत्तर के इलाकों में अपना किला बचाया है और टीएमसी के मजबूत इलाके में सेंध लगाई है। 2023 में बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी टीएमसी के आसपास भी नहीं थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।